नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज को जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने अभी तक रियलिज्म पढ़ लिया है और लिबरलिज्म पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक हमारा है न्यू रियलिज्म, जिसको हम हिंदी में नव यथार्थवाद कहते हैं। यानी रियलिज्म, न्यू रियलिज्म कैसे रियलिज्म से अलग है और इसकी मुख्य डिमांड क्या है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संरचना में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यू रियलिज्म के जो पिता हैं या जो फादर हैं वह केनेथ केनेथ वॉल्ट्ज को माना जाता है। केनेथ वॉल्ट्ज ने अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। और ये उस समय उन्होंने ये किताब लिखी थी जब पूरी दुनिया में एक वॉर चल रहा था जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और इस कोल्ड वॉर के अंदर एक लड़ाई जो मित्रों सबसे ऊपर चल रही थी वह थी सुप्रीमेसी की, कि कौन सुप्रीम होगा, कौन सी विचारधारा सुप्रीम होगी। और उस विचारधारा के आधार पर ही अपने प्रभाव को, अपनी शक्तियों को वहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास चल रहा था। तो न्यूरियलिज्म की जब संरचना उन्होंने रची तो उन्होंने ये चीज देखी कि मार्गेंताओं का जो रियलिज्म है उसकी समस्याएं क्या है। और मार्गेंताओं का रियलिज्म में हम देखते हैं कि राज्य शक्ति को प्राप्त करने के पीछे पड़ा रहता है, और वह इसलिए पीछे पड़ा रहता है क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा चाहता है। ये बात मार्गेंताउ अपनी रियलिज्म की थ्योरी में कह रहे हैं। तो इसकी मेजर समस्या यह है कि किसी भी चीज हेतु मानव स्वभाव को आधार बनाया जाना उचित नहीं है। हमें फंडामेंटल बेस को चेंज करना होगा। और केनेथ वोल्ट यहां पर यह बात कहते हैं कि हमें राज्य की प्राथमिकता क्या है इसको देखना होगा, राज्य की प्राथमिकता कैसे तय होगी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वो स्टेट को एज ए फंक्शन और एक एज ए कैपेबिलिटी डिसाइड करते हैं। एज ए फंक्शन वो बोलते हैं कि कार्य के आधार पर स्टेट का जो मुख्य जिम्मेदारी है वह यह है कि वह संप्रभुता की रक्षा करेगा, अपनी संप्रभुता को बचाए रखेगा। और हर राज्य का ये एक समान काम है, दे द इक्वल वर्क ऑफ द एवरी स्टेट। भाई संप्रभुता तो सभी राज्य को बचाने का काम करेंगे, लेकिन वह यहाँ पर क्षमता, कैपेबिलिटी के आधार पर बताते हैं यहाँ पर केनेथ वोल्ट साहब कि हर राज्य की क्षमता अलग अलग होती है। अब देखिए कि क्या यूएसए से नेपाल को आप कंपेयर करोगे तो अलग अलग है ना। देखो कार्य एक है संप्रभुता की रक्षा करना, लेकिन उसकी क्षमताएं अलग अलग हैं। इसलिए मानव स्वभाव के आधार पर यह कह देना कि राज्य शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं ये उचित नहीं होगा। ये नव यथार्थवाद में केनेथ वोल्ट्स कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मार्गेंताउ की एक आलोचना के रूप में हम देखते हैं। वह ये भी कहते हैं कि राज्य की क्षमता कम है तो शक्तिशाली राज्य अपने प्रभुत्व को बनाए रखता है। और दुनिया में जो शक्ति संघर्ष की जो परिकल्पना है, स्ट्रगल फॉर पावर की जो परिकल्पना है, वह कहीं ना कहीं अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित करने का एक तरीका है। और वह तरीका ये राज्य अपने अपने हिसाब से तय कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो न्यू रियलिज्म यही है मित्रों। अगर हम न्यू रियलिज्म को समझे या न्यू रियलिज्म की बात करें तो यहां पर एक बात याद रखना, इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं, हिंदी में संरचनात्मक रियलिज्म। संरचनात्मक रियलिज्म, क्योंकि ये सवाल आ जाएगा आपको, तो संरचनात्मक यथार्थवाद की परिकल्पना भी अगर आपको कभी पूछा जाए तो उसमें भी आप इसको रख सकते हो। अब 1970 के दशक में ये न्यू रियलिज्म के जो कंसेप्ट यहां पर केनेथ वोल्ट साहब रच रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को आधार बनाकर किया। अर्थात यथार्थवाद का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर करते हैं, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर करने का प्रयास करते हैं।
और उन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को व्यवस्थित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है। उन्होंने ये चीज मानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है वह अराजकतापूर्ण है और राज्य को नियंत्रित करने वाली कोई संस्था नहीं है, इसलिए सर्वोच्चता राज्य की है और राज्य को यह तय करना है कि वह कैसे हिंसात्मक या ध्वंसात्मक तरीके से किस प्रकार से अपने प्रभुत्व को बनाए रखते हैं। ये बात अगर हम देखें तो न्यूरलिज्म ये कह रहे हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता तो है। यहां पर देखो यहां पर आप एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर हम न्यूरलिज्म की बात करते हैं तो ये बोलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वह अराजकता है, अराजकतापूर्ण है। आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। लेकिन अराजकतापूर्ण होने का अभिप्राय यह नहीं है कि यह हिंसात्मक है या ध्वंसात्मक है या हिंसात्मक है या ध्वंसात्मक है, यानी कि खत्म होने वाली या हिंसा पर आधारित नहीं है कि आप जाकर लड़ाई करने लग गए। यहां पर बेसिकली अराजकतापूर्ण जो व्यवस्था है उसका आज से सामान्य तौर पर उस मान्यता से है जिसमें राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। अराजकतापूर्ण इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि भाई देखो ये राष्ट्र राज्य हैं, बहुत सारे राष्ट्र राज्य हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये इसलिए अराजकतापूर्ण है क्योंकि इन राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने वाली संस्था का अभाव है। और इन राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने वाली संस्था का अभाव है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि अराजकतापूर्ण है। लेकिन याद रखना यहां पर अराजकतापूर्ण का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वह हिंसात्मक है या द्वात्मक है। और हिंसात्मक और द्वात्मकता दोनों डिफरेंट है, यहां पर बिल्कुल भी आप इस आधार पर यह नहीं लगा सकते। तो एक चीज यहां पर आपको समझ में आ गई। और यहां पर अगर आप केनेथ वोल्स को समझोगे तो यहां पर एक चीज और ध्यान से देखिए कि उनकी जो कल्पना है वो थॉमस हॉब्स की अराजकतापूर्ण व्यवस्था से मिलती जुलती है। हॉब्स की अराजकतापूर्ण व्यवस्था क्या थी? कोई भी एक कंट्रोल करने वाली संस्था नहीं थी और उस संस्था के न होने के कारण वहां संघर्ष की स्थिति थी। मानव व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए कोई संस्था की वहां पर नहीं थी। तो यहां पर केनेथ वोल्ट्स की जो इंटरनेशनल सिस्टम को एलिब्रेट करने की जो थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राज्यों को नियंत्रित करने वाली संस्था का अभाव है। इस कारण से वो यहां पर इस बात को रखते हैं कि भाई कोई केंद्रीय संस्था यहां पर नहीं है। मित्रों अगर हम बात करें तो केनेथ वोल्ट्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष तो मानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को सुपरमेसी को भी स्पष्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वह राष्ट्रीय हित की जब बात करते हैं तो वहां पर इस बात को सामान्य तौर पर रखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से राष्ट्रीय हित को केनेथ वोल्ट्स जोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। यह भी मूल प्रश्न नहीं है कि कोई राष्ट्र विशेष शक्तिशाली है या असशक्त है। उनका मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना की ओर था और इस संरचना के आधार पर उन्होंने राष्ट्र राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण किया है। वोल्ट्स आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है तथा वे सभी यथार्थवादी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और कानून की बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित और संचालित होती है। बोला राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है या प्रेरित होती है। लेकिन यहां पर
केनेथ वोल्ट साहब मार्गेंताओं की भांति शक्ति को साध्य और साधन नहीं माना, अपितु शक्ति को साधन और राष्ट्रीय हित को साध्य माना है। साधन क्या है? शक्ति। और साध्य क्या है? राष्ट्रीय हित। यानी कि शक्ति केवल राष्ट्रीय हित को सिक्योर करने के लिए है, कोई अपने पावर को दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर हम मार्गेंताओं की बात करें तो मार्गेंताओं ने शक्ति को ही साध्य व साधन माना था, लेकिन उन्होंने यहां पर साधन माना है शक्ति को केवल, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित को सिक्योर करना। और उन्होंने मानव स्वभाव के विश्लेषण की बजाय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण संरचना के आधार पर किया। तो एक डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्गेंताओ की अगर हम बात करते हैं तो मार्गेंताओ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो व्याख्या है वो व्याख्या मुख्य तौर पर या स्पष्ट तौर पर मानव स्वभाव को आधार बनाकर करते हैं। दूसरी बात, वह शक्ति को ही साधन और साध्य दोनों मानते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को उस प्रकार का महत्व देते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं है। लेकिन केनेथ वोल्ट के अपने स्ट्रक्चरल रियलिज्म में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई शक्ति केवल एक साधन है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो संप्रभुता है, जो राष्ट्रीय हित हैं, और साथ ही इन्होंने मानव स्वभाव की बजाय संरचना, इंटरनेशनल की संरचना को आधार बनाकर यहां पर बात करने का प्रयास किया है। मित्रों, यहां पर अगर हम मार्गेंताओं को बात करें, यहां पर देखिए, आज मैंने मैटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आए कि चीजें क्या है। अगर हम मार्गेंताओं की बात, देखो थोड़ा सा डिफरेंस तो हमें देखना पड़ेगा। तो मार्गेंताओं की बात करते हैं तो मार्गेंताओं के अध्ययन में, उनकी स्टडी के अंदर यूएसए था, अमेरिका था, अमेरिका की नीति थी, अमेरिका की विदेश नीति थी। और वह उसके लिए ह्यूमन नेचर को बेस मानते हैं। और साथ ही पावर को ही साध्य व साधन मानते हैं। तो मार्गेंताओ का रियलिज्म का जो कंसेप्ट था वो इसके बेस पर था। और यूएसए क्या चाहता था? सुपरमेसी चाहता था। आपने देखा होगा कैपिटलिज्म की, तो वो उसके ऊपर कुछ नहीं चाहता था। तो मार्गेंताओं की संरचना यह है। और अगर हम केनेथ वोल्ट के आयामों को समझे, तो यहां पर आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। इनका जो अध्ययन था वो वस्तुनिष्ठ था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। यहां पर साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित अध्ययन है। और तार्किकता को भी आधार मानता है। पहला वैज्ञानिक विश्लेषण और तार्किकता पर आधार है। दूसरा, इन्होंने पूरी दुनिया को संरचना माना, पूरी दुनिया की संरचना पर आधारित केंद्रित विश्लेषण किया है। संरचना आधारित विश्लेषण। यहां पर मानव स्वभाव पर आधारित विश्लेषण, यहां संरचना आधारित विश्लेषण हुआ है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं वो अराजकतापूर्ण है, इसलिए क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाली किसी भी संस्था का अभाव है। लेकिन यहां पर बोलते हैं कि पावर प्राप्त करना है, पावर से ही सब कुछ आएगा। यहां पर इन्होंने पावर को केवल एक साधन माना है। वोल्ट साहब ने माना है कि शीत युद्ध के दौरान राज्यों के पास विद्वान परमाणु हथियारों के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायित्व विद्वान था। बैलेंस ऑफ पावर क्यों था? क्योंकि परमाणु हथियार आ गए थे। और जो द्विध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी
उसमें संतुलन से ज्यादा स्थायी या बहुदलीय शक्ति संतुलन अस्तित्व पैदा करने वाली थी। अगर हम बात करें तो वो ये कहते थे कि शीत युद्ध के दौरान विद्वान दो ध्रुवीय जो शक्ति थी वह संतुलन ज्यादा स्थायी या और बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन अस्थायित्व पैदा करने वाला था। यानी कि अगर हम कहें कि दो ध्रुवों के बीच में था तो वहां पर यह लगता था कि आप बैलेंस है, बैलेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी प्रत्येक राज्य अपनी रक्षा करने का प्रयास करेगा और उस प्रयास के दौरान यह भी पता है कि भाई अगर यूएसए के पास बम है, सपोज करो कि यूएसए के पास बम है, तो उनको पता है कि चाइना के पास भी बम है। अगर यूएसए चाइना पर बम करेगा तो चाइना यूएसए पर करेगा तो ये भी करेगा, तो नुकसान दोनों का होगा। तो एक बैलेंस ऑफ पावर की संरचना थी। तो यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है, सामान्य तौर पर यथार्थवाद की संरचना को, नव यथार्थवाद की संरचना को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि नव यथार्थवाद का जो कंसेप्ट है वह स्टेट सेंट्रिक है, राज्य केंद्रित है, और वह संरचनात्मक तरीके से चीजों को रखते हैं। वो बताते हैं कि अराजकतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, राज्यों की सुरक्षा स्वयं राज्य का दायित्व है, शक्ति संघर्ष का आधार मानते हुए द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन को बेस देते हैं, राज्य की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, रिलेटिव गेन की बात करते हैं। अभी हम इसको देखने वाले हैं और अभी हम देखेंगे डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म भी क्या है। तो यहां तक आपने समझा। अब हम थोड़ी सी चीजें यहां पर आपको रख देते हैं, इसको हम मिटाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं ये खाली है ना, इसमें लिखते हैं। यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स हम देते हैं। नव यथार्थवाद की मूल मान्यता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मूल मान्यता है, पहला लिखिए, ये व्यवहारवादी क्रांति व व्यवस्था उपागम से प्रभावित था। याद रखना, व्यवहारवादी क्रांति 1950 के बाद में आई है। तो ये व्यवहारवादी क्रांति और व्यवस्था उपागम से, व्यवहारवादी क्रांति के अंदर सामान्य तौर पर व्यवहार पर फोकस किया जाता था कि अगर मान लीजिए कोल्ड वार चल रहा है तो क्या उनका उद्देश्य है, व्यवहार क्या है, और ये भी न्यूरियलिज्म भी यही बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट, वस्तुनिष्ठ एंड वैज्ञानिक अध्ययन, यही नहीं देखना क्या वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको एनालिसिस करना, उसका अध्ययन करना। तीसरा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण था वो इस आधार पर किया कि संरचना को आधार माना। पहली चीज तो आधारित अध्ययन, और बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है वो अराजकतापूर्ण है। ये मैंने आपके सामने रख दिया कि अराजकतापूर्ण क्यों है, क्योंकि कोई केंद्रीय सत्ता का अभाव है। अगला पॉइंट, नव यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य की शक्ति कई तत्वों से मिलने से बनती है, इसलिए शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैनिक शक्ति नहीं है जैसा कि परंपरागत यथार्थवादी मानते हैं। यानी कि जो शक्ति है कई तत्वों से मिलती है, और यह नव यथार्थवादी शक्ति को केवल एक साधन मानते हैं। इनका जो साध्य है वह है राष्ट्रीय हित। यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई। साथ ही इन्होंने यह भी रखने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर राज्य अपनी शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो राज्य की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन राज्यों का कार्य एक होता है। क्षमताएं अलग अलग होगी, कार्य क्या होगा, संप्रभुता का रक्षा करना, संप्रभुता का रक्षा करना।
साथ ही ये द्विध्रुवीय संतुलन की बात को स्वीकार करते हैं। द्विध्रुवीय संतुलन की बात को स्वीकार करते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने एक चीज स्पष्ट तौर पर देख ली कि न्यूरियलिज्म व्यवहारवादी क्रांति और व्यवस्था उपागम के बाद के उस अध्ययन को स्पष्ट करता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से रखते हैं, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देते हैं। अराजकतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है, उसको बहुत बेहतर तरीके से रखने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, फिर एक बात आपके बीच हमारे बीच में यह आ जाती है कि परंपरागत यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में मेजर अंतर क्या है। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि नव यथार्थवाद का जो प्रतिपादन है केनेथ वोल्ट्स ने किया है, और यह अमेरिका की व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित था, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को भी व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया। व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का अभिप्राय यहां पर सामान्य तौर पर जनता के साथ जोड़ने से रखा गया। इसलिए हमें यह माना गया है कि संरचनात्मक यथार्थवाद का निर्माण केनेथ वोल्ट्स ने व्यवस्था उपागमन से प्रभावित होकर किया, और वो व्यवस्था उपागम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारिकता को महत्व देता है, कार्यों के एक्ट को नहीं, उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उनके व्यवहार में उनका व्यवस्था या उनकी रियलिटी क्या है, उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। अगर न्यू रियलिज्म की हम बात करें तो ये परंपरागत यथार्थवादियों के मानकीय दृष्टिकोण को अस्वीकृत कर देता है। वो नॉर्मेटिव की बात करते हैं कि भैया जो हैं संस्थाएं दो विषय हैं, बस विषय हैं, वो विषय में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। और ये मानव स्वभाव की संरचना को भी परिवर्तित कर देते हैं। हमने देखा था यहाँ पर कि भाई ये मानव स्वभाव पर देखो, ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन नेचर की उस संरचना को भी रोक देते हैं कि नहीं, आपको स्ट्रक्चर को देखना होगा, स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम बात करें तो नव यथार्थवादियों के दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान द्वारा जो परमाणु विस्फोट क्यों किया गया, उसके पीछे का कारण यह था कि अराजकतापूर्ण विषयों में दोनों ने अपनी सुरक्षा बनाए रखने का व्यक्तिगत प्रयास किया है। गलत नहीं है, यह बैलेंस आया है इससे, क्योंकि अब दोनों को डर आ गया है। तो अगर आप अपनी शक्ति को लेने के लिए, अपनी सुरक्षा को लेने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो यह गलत बात नहीं है, ये इस बात को भी रखते हैं। अगर हम मार्गेंताओं के रियलिज्म की बात करते हैं या परंपरागत यथार्थवादियों की बात करते हैं तो शक्ति स्वयं में साधन और साधन दोनों उन्होंने बताया था। यहां पर अलग अलग है, शक्ति केवल एक साधन है, साध्य राष्ट्रीय हित है। नव यथार्थवादी शक्ति की संकल्पना सैन्य शक्ति के संचय से ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक है। इन्होंने राज्य की कुल क्षमताओं के योग को शक्ति कहा है, और प्रत्येक राज्य की शक्ति या क्षमता में भिन्नता होती है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। हमने यहाँ पर देखा था स्टार्ट में कि हर राज्य की अपनी एक अलग अलग क्षमता होती है। यूएसए और नेपाल की अलग अलग क्षमता है, कार्य उनका एक होता है, संप्रभुता। तो ये मेजर एक डिफरेंसेस इनके बीच में हमें देखने को मिलता है। तो अगर न्यू रियलिज्म के बारे में अगर हम आपसे बात करें या कभी पूछने का प्रयास करें तो अब मुझे लगता है कि न्यू रियलिज्म को आप बहुत ही बेहतर तरीके से रख दोगे कि न्यू रियलिज्म क्या है और इसके आयाम क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास भी किया है कि देखो मैंने पहले ही समझा दिया, लेकिन मैं समझा दूँ कि आज हमने कुछ कम लिखा था मैटर। केनेथ वोल्ट्स इन हिज वर्क थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज द फर्स्ट टॉक अबाउट द न्यू रियलिज्म कन्वर्टेड द लूज स्ट्रक्चर ऑफ द रियलिज्म एंड स्ट्रक्चर इट सिस्टमेटिकली। लूज स्ट्रक्चर था, हमने कहा कि वो बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात नहीं करते, तो ये स्ट्रक्चरल है। न्यू रियलिज्म इज डिडक्टिव सिस्टमेटिकल थ्योरी। बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन्होंने बता दिया कि क्या है, कैसे सिक्योरिटी डिलेमा लाने का प्रयास होना चाहिए। और सिक्योरिटी डिलेमा कैसे आएगा? शक्ति से आपने परमाणु हथियार बना लिए, आपने द्विध्रुवीय व्यवस्था बना ली, आपने द्विध्रुवीय व्यवस्था के आकार दे दिया, इनसे ही तो आप लाओगे ना। या कैसे ला दोगे? ऐसे तो लाओगे नहीं, या ऐसे आ भी नहीं जाएगा। आपको इसको लाने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर बैलेंस ये देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, न्यू रियलिज्म रिजेक्ट एक्सप्लेनेशंस डेवलपमेंट एट द इंडिविजुअल एंड स्टेट लेवल। इन्होंने देखो अलग ही रखा था
ये जो एक्सप्लेनेशंस थे डेवलप की इंडिविजुअल और स्टेट लेवल पे, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड द एक्सप्लेनेशन शुड बी डेवलप द वर्ल्ड स्टेज। ये वर्ल्ड स्टेज के आधार पर तय होगा। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें न्यू रियलिज्म की, देखो मैं फिर आपको जो मैं समझा रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान देना। ये सिक्योरिटी डिलेमा की बात की, सुरक्षा डिलेमा, और सुरक्षा डिलेमा के अंदर इन्होंने दो प्रकार के यथार्थवाद की बात कर दी। सुरक्षात्मक यथार्थवाद और दूसरा दंडात्मक ऑफेंसिव। ऑफेंसिव सुरक्षात्मक यथार्थवाद बोल रहा है कि पहली चीज लिख लीजिएगा, हथियारों की जरूरत अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए। केनेथ वोल्ट, हथियारों की जरूरत अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए। और तीसरा इन्होंने बोला कि परमाणु हथियार इसलिए जरूरी हैं क्योंकि राज्यों के बीच संबंधों को स्थायित्व आएगा। राज्यों के बीच के संबंधों को स्थायित्व आएगा, संबंधों में स्थायित्व आएगा। ये केनेथ ऑल्ड्स साहब ने ये बात कही। तो अगर बात आ जाए कभी आपको कि डिफेंसिव रियलिज्म का कंसेप्ट किसका है, तो आप यहां पर बता सकते हो कि ये केनेथ वोल्ट साहब का है। दूसरी जो थ्योरी है दंडात्मक या ऑफेंसिव, ये मर्साइमर साहब ने रखी है। और इन्होंने ही मर्साइमर साहब ने ही केनेथ वोल्ट के यथार्थवाद को डिफेंसिव रियलिज्म की संज्ञा दी है। क्योंकि वोल्ट्स क्या मानते थे कि प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है और राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचय के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनिश्चितता में वृद्धि होती है। वहीं मर्साइमर मानते हैं कि राज्य का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना है। इसलिए मर्साइमर ने यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद का, ओफेंसिव रियलिज्म का, इसको हम ओफेंसिव रियलिज्म बोलेंगे। आक्रामक या दंडात्मक हमने रख दिया, आक्रामक यथार्थवाद, इसको हम 1 मिनट के लिए आक्रामक यथार्थवाद, मर्साइमर का ओफेंसिव रियलिज्म। आक्रामक यथार्थवाद मर्साइमर का। तो इन्होंने इस बात को यहां पर रखा और इन्होंने कहा कि हथियार लेने का मूल कारण अपने प्रभुत्व को बनाए रखना है। आगे फिर ये इस बात को रखते हैं कि हमेशा राज्य को शक्ति संतुलन को अपनी तरफ करने के लिए आक्रामक करने को तैयार रहना होगा। इसलिए ऑफेंस एक सुरक्षात्मक वस्तु है, आक्रामकता एक सुरक्षात्मक वस्तु है। बोल रहे हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में कुछ लोगों को भेजा, तो अगर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो ये भारत के आक्रामकता को दिखाते हैं, इससे वो डर जाएंगे। ऑफेंसिव नेचर को दिखाता है जिससे वो डर जाएंगे
और इससे वो पीछे हट जाएंगे। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की राजनीति और संघर्ष की राजनीति दोनों को चित्रित करते हैं ये दोनों। और मर्साइमर ने अमेरिका द्वारा इराक में किए गए हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते हैं, हालांकि मर्साइमर इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ऑफेंसिव रहने से एक डर रहेगा उनके बीच में और वह किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से डरेंगे। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई कि न्यूरलिज्म का आयाम क्या है, व्हाट न्यूरलिज्म वांट्स, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूरलिज्म, और न्यूरलिज्म कैसे काम करते हैं। याद रखना, सुरक्षात्मक यथार्थवाद जो हथियारों की जरूरत को सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है, शक्ति संतुलन के लिए बताता है, परमाणु हथियारों के लिए, और ओफेंसिव वाला ओफेंसिव की बात करता है। और ये मर्साइमर साहब ही केनेथ वोल्स के इस रियलिज्म को ये संज्ञा देते हैं कि ये डिफेंसिव है। यहां पर कुछ लिखा है, इसको भी आप देख सकते हो। द स्टेट विल कम्पीट ईच अदर टू मैक्सिमम पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये तो है कि मैक्सिमम पावर खाएंगे, ये तो हमने देखा। स्टेट आर ऑलवेज कंसिस्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर भी रहेगा। मैंने कहा कि अगर यूएसए के पास परमाणु हथियार है, चाइना के पास परमाणु हथियार है, दोनों को डर रहेगा और उस डर से दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। द इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर कंपेल्स द स्टेट टू द एक्ट अकॉर्डिंगली, और राज्य अपनी उसके अनुसार, अपनी शक्ति के उसके अनुसार कि भाई कितना आक्षेप हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसके आधार पर ये करेंगे। एक बात और याद रखना मित्रों, एक फेमस किताब है मर्साइमर की, ताकि कभी यूजीसी नेट में या ऐसे कुछ पूछ लिया जाए आप लोगों को तो आप लोग बता सकते हो। उनकी पुस्तक का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये मर्साइमर की किताब का नाम है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि नव यथार्थवाद जो है, यथार्थवाद की मान्यताओं का खंडन नहीं करता, लेकिन वह उनका विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, उनके विश्लेषण को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि यथार्थवाद कोई नव यथार्थवाद जो है यथार्थवाद का खंडन नहीं करता, लेकिन उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनका विश्लेषण करता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया एक चित्र के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे एनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम, इससे सिक्योरिटी डिलेमा आ जाएगा, जहाँ पर डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, पावर मैक्सिमाइज आ जाएगा और बैलेंस ऑफ पावर अपने आप आ जाएगा। भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता है, सब अपने अपने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सिक्योरिटी की बात आएगी, यूएसए, इंडिया, अमेरिका, भारत में, तो ये क्या करेंगे, दोनों पावर को बढ़ाएंगे। परमाणु हथियार आ गए इनके पास, और परमाणु हथियार आने के बाद बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट आ जाएगा। ये क्या है, लड़ेंगे नहीं, और इनको पता है लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का ही होगा। तो यहाँ पर हमने न्यूरलिज्म को समझा अच्छे से, न्यूरलिज्म क्या है, कैसे रियलिज्म से अलग है। अब आप एक छोटा सा एक इसी में आता है न्यू क्लासिकल रियलिज्म, ताकि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कुछ छूट गया है। न्यू क्लासिकल नवशास्त्रीय यथार्थवाद, नवशास्त्रीय यथार्थवाद। देखो, ये कहीं ना कहीं मार्गेंताउ से मिलता जुलता है, यानी हम कहेंगे कि जो हमारा जो क्लासिकल रियलिज्म है उससे, क्योंकि ये शक्ति संघर्ष की बात करता है, ये राष्ट्रीय हित को भी बात करता है, ये स्व सहायता की बात करता है, और ये सुरक्षा को मजबूत करता है और विधि को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता। इसके जो जनक हैं, या इसको जो इसके बारे में जो बात करते हैं, वह है स्वेलर और
फरीद जकारिया, फरीद जकारिया, स्वेलर और फरीद जकारिया, जो न्यू क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बोलते हैं। न्यू क्लासिकल रियलिज्म के जो विचारक हैं, उन्होंने यथार्थवादी विश्लेषण में घरेलू तत्व तथा घरेलू कारकों को भी महत्व प्रदान कर दिया। भाई अंतर्राष्ट्रीय कारक की महत्वपूर्ण नहीं होते, घरेलू परिस्थितियों के प्रतिक्रिया भी रहती हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, घर की परिस्थितियां क्या है। इन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ मानकों की बजाय मूल्यों को अधिक या पुनर्स्थान दिया। इसलिए उन्होंने नवशास्त्रीय यथार्थवाद का, इन्होंने कहा क्या कि साइंटिफिक की जगह मूल्यों पर फोकस किया कि मूल्य क्या है, आपके घर में भी स्थिति देखनी पड़ेगी, भारत की परिस्थितियां क्या है, और उन मूल्यों को आधार बनाकर इन्होंने काम किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना को देखने की बजाय वापस राज्य के नजरियों को देखने पर बात किया, बल दिया, और राज्य के नेतृत्व में क्या कमियां हैं, राज्य समाज के क्या संबंध हैं, राज्यों की अभिप्रेरणा क्या है। अब देखिए कि भाई न्यू रियलिज्म की हम बात करेंगे तो न्यू रियलिज्म क्या कर रहा है, संरचना की बात कर रहा है, वस्तुनिष्ठता की बात कर रहा है, वैज्ञानिकता की बात कर रहा है। न्यू क्लासिकल वाले बोलते हैं कि घरेलू तत्वों को देखिए, यानी स्टेट को देखिए, संरचना में मत जाइए। और स्टेट में भी किन किन चीजों को देखिए, राज्य का नेतृत्व कैसा है, राज्य व समाज के संबंध कैसे हैं, राज्य की अभिप्रेरणा क्या है, इन तत्वों को देखने की ये बात कर रहा है। और इन तत्वों को बेस बनाकर फिर ये इस प्रकार से रखता है। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो नवशास्त्रीय यथार्थवाद जो है उसने शक्ति के वितरण और राज्यों की विदेश नीति के व्यवहार के मध्य घरेलू कारकों को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया कि घरेलू कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, घरेलू कारकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फरीद जकारिया कहते हैं कि यथार्थवाद राज्य केंद्रित संकल्पना है जिसमें घरेलू तत्वों की उपेक्षा की गई है। इसलिए इन्होंने घरेलू तत्वों को यथार्थवाद के विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी विचारकों ने यथार्थवादी विचारकों को अमूर्त एवं अनैतिहासिक कहा क्योंकि इसमें राज्य पर अत्यधिक बल दिया गया था तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की अवहेलना की गई थी। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई किसी राज्य के घरेलू तत्वों को देखिए, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखिए वह कैसी है, और उसके बाद में आप उनके आयामों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहां पर देख लिया हमने कि न्यू रियलिज्म की बात अगर हम करते हैं तो न्यू रियलिज्म को पढ़ने के बाद हम पहले रियलिज्म के आयामों को देखा, वह कैसे काम करते हैं, उनके आधार क्या हैं और उन आधारों पर वह कैसे कैसे तय होते हैं। तो अगर अभी आपको निष्कर्ष में लिखना पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा, तो आप यहां पर याद रखना कि यथार्थवादी सिद्धांत अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रभावी सिद्धांत माना जाता है। आज भी आप देखते हो, पावर पॉलिटिक्स की बात देखते हो, आप पावर एनालिसिस की बात करते हो, तो आप यथार्थवादी सिद्धांत को वहां पर महत्वपूर्ण स्थान देते हो और इसकी जो प्रासंगिकता है वो चलती रहेगी, देशकालीन आगे भी चलती रहेगी। परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण उपागम नहीं हो सकता। हम कहें कि यथार्थवादी महत्वपूर्ण उपागम है तो ये हमारी सबसे बड़ी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल होगी। हालांकि हम इसको आंशिक रूप से सही मान सकते हैं, ये एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अगर हम उदारवादियों की बात करें, हम आदर्शवादियों की बात करें तो उनकी संरचना अलग है, उनकी संकल्पना अलग है, उनके आयाम अलग है। लेकिन अगर हम न्यू रियलिज्म में अगर देखते हैं, ये रियलिज्म में देखते हैं तो रियलिज्म स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। न्यू रियलिज्म के अंदर हम बात को अगर देखते हैं तो वो बोल रहा है न्यू रियलिज्म कि वस्तुनिष्ठ तार्किकता की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात करता है, संरचना की बात करता है और पावर को साध्य नहीं मानता है, पावर को केवल साधन मानता है। तो एक परिवर्तन यहां पर। और फिर न्यू क्लासिकल रियलिज्म में अगर हम आ जाते हैं तो यहां पर देखिए किस प्रकार से
स्वेलर और फरीद जकारिया इसको इसकी घरेलू तत्वों को आपने नजरअंदाज कर दिया, आप तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उड़ रहे हो। तो इस प्रकार से हमने न्यू रियलिज्म के कंसेप्ट को समझा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा न्यू रियलिज्म। एक लेक्चर हम कल डालेंगे जो न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।